अब आज की टॉक 6 की डिस्कशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। बस सिर्फ 1 मिनट और ठहर जाएं, कुछ बस लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो बस वो हम स्टार्ट करते हैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आगे का स्केड्यूल आपको बताता हूँ। आज अभी रात के लिए तो कोई टॉक्स अवेलेबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो कल हम ऐड करेंगे। कल कोई लेक्चर नहीं होगा, कल की लीव होगी, ऑफ होगा। और फिर हम थर्सडे वाले दिन यानी परसों वाले दिन जो है, जो कल टॉक्स हम देंगे तो वो हम थर्सडे वाले दिन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर फ्राइडे को भी हमारी कोशिश है कि एक और टॉक्स भी हम करा दें। फिर सैटरडे को फिर ऑफ होगा, सैटरडे को भी कोई जो है वो डिस्कशन नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग उस हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट कर लें कि कल की दिन नहीं होगा, कल का दिन ऑफ होगा। कल कोई लेक्चर नहीं है। परसों और उससे अगले दिन फ्राइडे को, ये 2 दिन फिर कंसेक्टिव हमारे टॉक्स के सेशन चलेंगे। और मोस्ट लाइकली जीआई का अब जो है वो अगला सेशन होगा, क्योंकि जीआई जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब लैग कर रहे हैं। हम जारी बात है कि बाकी सिस्टम भी हमने कवर करने हैं, लेकिन अब आपके टेस्ट और एमएस के कुछ ना कुछ हो गए हैं, तो हम जीआई को जो है वो कोशिश करेंगे कि कल आपको हम 25 केसेस जीआई के दे दें। और उसमें बिल्कुल आप लोग ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अब आज की इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये था पहला जो केस था, वो 51 नंबर जो एक्सरे था आपका एमएसके का। और उसमें एक तो 2 फाइंडिंग्स थी जो कि बड़ी क्रिटिकल थी। और एक फाइंडिंग ये थी कि यहाँ पे जो डायनामिक स्क्रू यानी कि जो ये हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो पहले ओल्ड फ्रैक्चर था, इसकी स्क्रूइंग और नेलिंग की गई है। और ये भी ओल्ड इंटरट्रोगेंटेरिक फ्रैक्चर था। और उसके बाद फिर, सॉरी 1 मिनट, मैंने सर स्क्रीन शेयर नहीं की, 1 सेकेंड दीजिए काइंडली। अब हाँ जी, अब ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। उसमें ये था कि यहाँ पे जो केस नंबर 51 था, और केस नंबर 51 में यहाँ पे स्क्रूइंग हुई हुई थी, पहले प्लेट्स और स्क्रूइंग थे। और इसके साथ जो था यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे कोई ओल्ड फ्रैक्चर था जिसके लिए सारा स्क्रू किया गया था। लेकिन जो इस एक्सरे में जो मेन एक्यूट फाइंडिंग थी वो यहाँ के इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर था विद मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ल्यूसेंट एरिया नजर आ रहा है जो थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो ये जो आपको ल्यूसेंट एरिया नजर आ रहा है, इसको हम इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर कहेंगे। क्योंकि इंटरट्रोकेंटेरिक इसलिए कि ये ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान में जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको आप इंटरट्रोकेंटेरिक जो वर्ड है वो यूज करेंगे आप इसके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है जो कि एक्यूट है, और ये ओल्ड इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है जिसके लिए इन्होंने पहले ये प्लेट और स्क्रू लगाया हुआ है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्होंने तो इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर का वर्ड की बजाय कुछ ने सब ट्रोकेंटेरिक लिखा है। लेकिन काफी सारे लोगों ने अनडिस्प्लेस्ड लिखा है, बिल्कुल सही है। और लेफ्ट फीमर की बिल्कुल सही है, इंटरनल फिक्सेशन लिखी हुई है। बायलैटरल इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है, लेकिन उसको वही आप सेपरेट कर दें कि लेफ्ट साइड का फिक्सेटेड है और राइट साइड का अनफिक्सेटेड है। और बाकी डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा हुआ है। लेकिन इसको हाँ ठीक है बाकी, लेकिन ये फाइब्रस डिस्प्लेसिया एक ने लिखा है वो भी सही नहीं है, सारी बात है, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ से एक फ्रैक्चर यहाँ पे था और एक ओल्ड फ्रैक्चर यहाँ पे था जिसको हमने ये नेल किया हुआ था। तो इसमें तो आपका मतलब ये तो माशाल्लाह मेजॉरिटी लोग ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पेशेंट था आपका 52 केस नंबर, उसमें नो एक्यूट फ्रैक्चर था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि यहाँ पे आपको वही कैनुलेटेड स्क्रूज मिल रहे थे, जो कि यहाँ पे लगाए हुए थे, इस पे जिनके थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर रहे थे। तो ये स्क्रूज थे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फाइंडिंग थी वो इसकी थोड़ी सी आपकी इसकी थोड़ी सी जो आपकी डिफरेंस है वो उसमें ये होता है कि यहाँ पे इसमें यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस आ रही थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो थोड़ा स्क्लेरोसिस था, सबकॉन्ड्रल सिस्ट थी, उसके बाद दोनों साइडों पे सबकॉन्ड्रल सिस्ट थी। और उसमें होता ही है कि नॉर्मली कि अगर इस तरह का फ्रैक्चर आ जाए जिस तरह इस पेशेंट में आया हुआ है,
तो उसके साथ फिर क्या होता है कि वो जो आपकी लोड शिफ्टिंग है, यानी कि वेट जो बेयरिंग है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जैसे ही किसी जॉइंट पे लोड बेयरिंग चेंज होती है तो फिर उसकी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो फाइंडिंग्स है वो आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जॉइंट जो है वो एक सर्टन तरीके से वेट बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेट बेयरिंग का वे चेंज हो जाए, यानी कि कोई ट्रॉमे के बाद या इस तरह जिस तरह इसके अंदर फ्रैक्चर के बाद था, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस आनी शुरू होती है। तो इसके अंदर बेसिकली जो स्क्रूज थे और उसके बाद साथ जो है वो इसमें ये सिस्ट थी। तो इसमें अच्छा, तब तक आप ये देख लें, मैं साथ ही आप लोगों को इसमें ये भी बता देता हूँ कि इन दोनों के फ्रैक्चर में क्या फ़र्क है। तो बेसिक जो आपका डिफरेंस होता है, जो आपकी एक्यूट फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो कभी भी स्क्लेरोटिक नहीं होते, क्योंकि जैसे ही जब फ्रैक्चर होगा ना तो उसमें उस वक्त उसके अंदर स्क्लेरोसिस आने का टाइम नहीं होता। वो सिर्फ एक लिटिक आपको एरिया नजर आ रहा होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो फ्रैक्चर है वो 6 वीक्स का टाइम को क्रॉस करता है, तो 6 वीक्स के बाद फिर क्या होता है कि उसकी कैलस फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। और कैलस फॉर्मेशन आने के अलावा उसके जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़ी सी स्क्लेरोसिस की वजह से ज्वाइन करने के लिए वहां पे भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो दो फाइंडिंग्स होती हैं ये इसकी क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करती है। और जो एक्यूट और क्रॉनिक का फ्रैक्चर का डिफरेंस है वो 3 वीक्स के अपना हम बता सकते हैं। यानी कि इसलिए मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन लोगों ने एमएलसी का काम किया हुआ है उनको पता होगा कि हम जब भी फ्रैक्चर एमएलसी में बताते हैं तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये लेस देन 3 वीक्स है या मोर देन 3 वीक्स है। हम उससे ज़्यादा उसको कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और उसकी उसकी जो डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट है वो क्या है कि कैलस फॉर्मेशन, कि अगर तो वो कैलस फॉर्मेशन हो चुकी हुई है इसके अराउंड फ्रैक्चर के, तो हम ये कहेंगे कि ये क्रॉनिक फ्रैक्चर है। और अगर कैलस फॉर्मेशन नहीं हुई तो हम कहेंगे ये एक्यूट फ्रैक्चर है। एंड एक्यूट फ्रैक्चर मीन्स लाइक लेस देन 3 वीक्स। तो उसके हिसाब से इसका जो टाइम है वो आपने उसके हिसाब से इसमें देखना होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा इससे अगला एक्सरे है। अच्छा, इसकी ये लेबल मैंने दिखा दिया है, इसके बाद ये भी दिखा दिया है, इसमें ये सारे इसके अंदर इसके एक्सरे 52 के थे। अब ये एक्सरे 53 आ गया है। ठीक है, एक्सरे 53 जो था उसमें फिर वही बात था कि अब अगर आपका इस तरह का फ्रैक्चर पेशेंट आएगा उसमें आपने सबसे पहले तो ये लिखना है कि नो एक्यूट फ्रैक्चर। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अब आपकी एक होती है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, और एक होती है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है कि आपका जो हेड है वो तो इन्होंने चेंज कर दिया, जिस तरह इसमें हेड चेंज किया हुआ है। लेकिन जो एसिटेबुलर पार्ट है जिसके अंदर यानी कि जो सॉकेट है जिसमें वो बॉल ने जाके फिट होना है उसको चेंज नहीं करते। तो अगर तो वो दोनों चीजें चेंज हो जाती तो फिर तो हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट या THR उसको कह देते हैं। लेकिन अगर वो एक चीज चेंज हुई है, जिस तरह इसके अंदर आपका जो इसका हेड था फीमर का वो चेंज हुआ हुआ था, तो उसमें आपके पास इसमें ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो है ये निबल के इसको कहते ही हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है। और इसका मतलब ये है कि इसमें जो पैथोलॉजी थी वो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की बजाय हो सकता है मोस्ट लाइकली कोई एवियन या कोई ऐसी चीज थी। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसके अंदर लेफ्ट साइड का एवियन हुआ और वो इतना क्लैप्स कर गया हो गया, उसके बाद एसिटाबुलम ठीक रह गया लेकिन जो उसका हेड था वो खराब हो गया। तो इससे पहले कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस करके सारा कुछ करता, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करके इसमें जो हेड था उसको चेंज कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यह ये इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर था। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर के बाद भी जो था ना वो नॉर्मली एवियन ही डेवलप होता है उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। और फिर उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जिसमें भी एवियन होगा यानी कि वेस्कुलर नेक्रोसिस उसमें फिर आपको हिप की जो उसकी हेड की रिप्लेसमेंट तो लाजमी करनी पड़ेगी। अब जो दूसरी चीज आपने साथ बोलनी होती है वो क्या होता है, नो पेरीप्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर और लुसेंसी टू सजेस्ट लूजनिंग। ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो लाइंस हैं अगर आप इसमें देखें तो बिल्कुल साथ 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 जा रही हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है क्योंकि इसके अंदर आपने ये मेंशन जरूर करना होता है कि इसमें कोई लूजनिंग नहीं है और ना ही जो हार्डवेयर है उसका कोई फ्रैक्चर है। इसलिए आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें ही बतानी थी। अच्छा जी, राइट हिप जॉइंट ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हल्का सा जरूर है कि अंदर थोड़ी सी जिस तरह प्रोट्रूजन हुई होती है और थोड़ा सा इसका ये ओवर हैंगिंग है, मतलब जो इसकी कवरेज है वो ज्यादा है। लेकिन वो इतनी कोई वो नहीं है। ठीक है, और अब इसमें देखें, इसमें आपके पास जो है ना
अच्छा, और दूसरा इसमें ये था कि जो इसमें आपके पास इसमें थोड़ी सी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन इतनी कोई नहीं है। तो इसमें बेसिकली हार्डवेयर बिल्कुल ठीक था, हेमिआर्थ्रोप्लास्टी हुई हुई थी और कोई लूजनिंग और फ्रैक्चर नहीं था। तो आप लोगों ने जो बात लिखनी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी। अब इसमें प्रोस्टेटिक लूजनिंग जिसने लिखी है, लूजनिंग का तो कोई एलिमेंट ही नहीं था। देखिए ना कितना सात बोन बिल्कुल चिपकी पड़ी। हाँ, अगर यहाँ पे एक ल्यूसेंट लाइन होती जो कि इस बोन को इसके हार्डवेयर के साथ से सेपरेट कर रही होती, फिर हम जरूर इसके अंदर लिख लेते। अच्छा जी, ये इसमें एक पोस्ट ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर, पोस्ट ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर का वर्ड यूज करने की बजाय आप इसके अंदर जो लिखना है वो लिखना है यानी कि पोस्ट एवियन रिप्लेसमेंट या पोस्ट बस हिप रिप्लेसमेंट आप लिख दें। अच्छा जी, उसके बाद फिर लिखा है एंगुलेटेड माइली डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये पढ़ा हुआ। ये यानी कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी जो है वो इस तरह ही आता है। डॉक्टर सारा ने ठीक लिखा है कि लेफ्ट फेमोरल हेमी आर्थ्रोप्लास्टी एंड सिमेट्रिक, बेहतरीन लिख दिया इसमें। इम्प्लांट रिजेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, प्रोस्टेटिक लूजनिंग भी नहीं है, और मल्टीपल बोन एंड पार्ट्स भी जिन्होंने लिखा है उन्होंने नहीं है ये। तो ये सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जो है प्रोस्टेटिक हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का ये पेशेंट है, और उसके हिसाब से इसमें जो इन्होंने सारा कुछ ये लिखा हुआ है। कॉर्टिकल थिकनिंग में ये थोड़ी सीमेंटिंग होती है उसको होल्ड करने के लिए ना। तो एक वो प्लाट लगाते हैं, उसके बाद उसकी जो है वो थोड़ा सा उसको होल्ड करने के लिए ना ये थोड़ा सा करते हैं, तो उसकी वजह से आपको इस तरह का एरिया नजर आ रहा है। लेकिन उसकी लूजनिंग कोई नहीं है, देखिए यहाँ बिल्कुल साथ 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 वो पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा जी, इससे बाद फिर अगला था 54 नंबर, और उसके बाद फिर जी बिल्कुल आ सकते हैं। आपका जो है ना उसमें उसमें तब आते हैं ये जो वो पूछ रहे हैं कि जी क्या नॉर्मल एक्सरे आ सकते हैं। तो जो हार्डवेयर की असेसमेंट है वो नॉर्मल भी हो सकती है, और उसकी क्या रीजन है, उसमें क्या होगा कि फ्रैक्चर किसी और साइड का होगा, लेकिन एक और इम्प्लांट साथ लगा हुआ होगा, और उस इम्प्लांट को भी आपने कमेंट करना होगा। तो इसलिए आप नॉर्मल अदरवाइज नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं कि आपकी जो है HRCT नॉर्मल दे देंगे आपको या ब्रेन का नॉर्मल दे देंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज ये होते हैं एक्सरेस, ये आ सकते हैं। इसमें कोई कोई वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो इस तरह की पोस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट एवेल्युएशन के लिए आपको एक्सरेस मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई लाजमी फाइंडिंग लिखें। अगर नजर आ रही है तो ठीक है लिखें, लेकिन अगर नजर नहीं आ रही तो जरूरी भी नहीं है लिखना। अच्छा जी, उसके बाद है फिर ये फिर एक वही आपका इसमें था जो फ्रैक्चर था, और उसमें डिस्प्लेस फ्रैगमेंट था आपका यहाँ से ऊपर से, और हेमी आर्थ्रोप्लास्टेड थी, क्योंकि इसमें बेसिकली वही इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर था। और जो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एवियन हो जाता है। एवियन होने के बाद जो हेड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर इनको हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, और ये वही प्रोसीजर है। इसमें क्या किया हुआ इन्होंने कि इसमें आपके जो प्रोस्टेटिक हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जो आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें आप देखें कि इसमें साथ जो है वो आपकी सीमेंटेड, ये इसकी इसकी आप यानी कि जो लेफ्ट फीमर है इसकी आप कॉर्टेक्स और इसकी आर्किटेक्चर को देखें कि ये जो है ये लेफ्ट सीमेंटेड हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हुई है, जबकि उसके अगेंस्ट ये जो अगली है इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको सीमेंट वाला एलिमेंट कोई खास नहीं लग रहा। तो ये जो है इसको आप अनसीमेंटेड हिप हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहेंगे, ठीक है। इसमें वैसे कॉर्टेक्स थोड़ा सा थिक है, लेकिन अगर आप इसके साथ इस एरिया को देखें तो इसमें दोनों साइडों पे जो है वो ल्यूसेंट लाइंस आ रही हैं, और वो जो ल्यूसेंट लाइंस हैं वो इसके अंदर इंडिकेट कर रही हैं कि ये नॉर्मल इसमें फीचर्ड है। लेकिन अगर ये इसके साथ आप इसको देखें तो ये सीमेंटेड है, कि जिसके अंदर ये सारे का सारा इसकी जो मेडुलरी कैविटी है वो जहाँ पे ये खत्म भी हो रहा है उससे आगे भी जो है थोड़ा सा कंटेंट इसका जा रहा है, जबकि इसके अंदर इतना उस तरह नहीं है जिस तरह का उसमें है, ठीक है। तो इसमें आपने ये दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करना है कि ये जो सीमेंटेड और अनसीमेंटेड जो है वो उसमें किस तरह हो सकता है। अनसीमेंटेड में आपको एबल बात तो ये बताते हैं। दूसरा ये है कि इसकी जो पेरेंट्स होती है ना जो सीमेंटेड की है उसकी ये पहले तो अपने पेरेंट्स देख के ही आइडिया लगाना है कि ये सीमेंटेड और अनसीमेंटेड होगा। तो जो अनसीमेंटेड है उसके अंदर जो है वो फिर आपकी जो ये देखें इसमें इसमें आप ये देखें किस तरीके से, बल्कि मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके इसको, ये ले। अब इसमें अब आप देखेंगे किस तरह जो है वो पूरे का पूरा जो इसका मेडुला है वहां पे जहाँ पे ये इम्प्लांट हुआ है, और ये पूरे का पूरा एक होमोजेनस एक जैसा ही आ रहा है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई अल्टर्ड एरियाज यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स को आप सेपरेट नहीं कर सक रहे, ठीक है।
ये है जो सीमेंटेड वैरायटी है, ठीक है, कि इसमें सीमेंट पहले डाला गया और सीमेंट डालने के बाद उसको बोन को मजबूत करके उसके अंदर जो है ये हेमी आर्थोप्लास्टी को रख दिया गया। जबकि उसके अगेंस्ट जब हम आते हैं इसमें, या ये जो अनसीमेंटेड है, इसमें क्या मसला हो रहा है, इसमें अब आप ये देखें कि इसमें अब आपके पास जो उस तरह का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेडुला जा रहा है, यानी कि तो मेडुलरी रीजन है बोन्स के, और उसके बाहर कॉर्टेक्स जा रहा है। तो इसमें और उसमें ये फर्क है कि बेसिकली जो है वो डिफ्यूज थिकंड और सीमेंटेड एरिया, यानी कि उसकी टेनुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ये दोबारा आप इसको एवेल्युएट करें, एक मिनट, इसके साथ दोबारा मैं इसका करके दिखाता हूँ कि आपको इसमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है इसके आगे भी ये सारे का सारा होमोजेनस एरिया एक ही जा रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। तो आपने इससे इसको जो है वो सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो आपको सीमेंटेड नजर आए तो फिर उसके बाद आपको दरमियान में साइडों के ल्यूसेंट लाइंस बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए, वो हमारे लिए जो है ना उसमें करने। और लूजनिंग नॉर्मली तब लेवल करते हैं जब मोर देन 2 मिलीमीटर का जो है वो डिफेक्ट आ जाए आपकी सीमेंट के अंदर, और जो आपकी उसमें है प्रोस्थेसिस की जो लाइन है उसके अंदर। तो उसके बाद और फिर लिसेंसी भी कोई नहीं, और बिल्कुल की तो बिल्कुल क्लोज लगा हुआ है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। तो इसमें अब आपने ये याद रखना है कि ये वाला, अब इसमें ये नॉन अनसीमेंटेड है, इसमें आपको थोड़ी सी ल्यूसेंसी नजर आती है, लेकिन इसमें कोई और आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह और कोई इस तरह की चीज में नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास डिस्प्लेस्ड, ये इसमें ऊपर से बोनी फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है, बाकी इसमें जारी बात है डिस्ट्रप्शन है शेंटन लाइन की, और बाकी ऑब्चुलेटर ट्रोकेंटर लेवल है। इसका मतलब यही है कि सारी इसकी बाकी सारी सेकेंडरी फाइंडिंग इसके साथ। जी जी, नॉन सीमेंटेड में तो ल्यूसेंसी थोड़ी सी होती है ना उसमें तो, क्योंकि वो मेडुला की रीजन की ल्यूसेंसी है ना, लेकिन दोनों साइडों पे नहीं होती, वो सिर्फ एक साइड पे हल्की सी होती है। और दूसरा ये होता है कि इसके साथ साथ पूरी के पूरा राइन इसमें जाता है। और फिर दूसरा ये होता है कि जो नॉन सीमेंटेड होता है उसमें लूजनिंग में ये डिटैच हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। जबकि जो दूसरा जो इसके अंदर सीमेंटेड के अंदर होता है उसमें फिर वो जो रिएक्शन होता है ना उसके साथ फिर जो है वो उसमें नहीं, इसमें इसमें इसका डिफरेंट क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके क्राइटेरियाज ना, ये जो पूरी का पूरा इसका एक आर्टिकल है जिसमें आपने इसको जिस तरह एवेल्युएट करना होता है। लेकिन जटाका साहब यही है, आपने याद रखना है कि अगर सीमेंटेड है तो उसमें बिल्कुल कोई ल्यूसेंसी नहीं होनी चाहिए, और अगर जरा सी भी ल्यूसेंसी आ गई है तो आपने उसके बाद उसमें लूजनिंग या वो जो उसके सीमेंट के साथ रिएक्शन है वो आ जाएगा फॉरेन बॉडी। और अगर आपका इसमें जो नॉन सीमेंटेड है जिस तरह इस तरह का है, तो इसमें मेडुलरी कैविटी जितनी आपको जगह मिल जाती है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट में फ्रैक्चर में थोड़ा सा ये होता है कि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, और उसके अंदर सिर्फ इतनी थोड़ी सी ल्यूसेंट लाइन के साथ वो उसमें लूजनिंग नहीं आती इसके अंदर। अच्छा जी, इससे अगला जो है एक्सरे आपका वो ये वाला था। इसमें आपके पास जो था वो क्या था, इसमें आपके पास आपका जो, अच्छा इसमें अब इसमें मैं देखना चाह रहा था कि अब इसमें आपके पास देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको ठीक लिखा है। और ये जो है स्लिप्ड कैपिटल या स्लिप्ड अपर फेमोरल एपिफिसिस या सूफी जिसको आप कहते हैं, वो था। और इसमें जो था वो क्या था, क्योंकि इसमें दोनों साइडों पे ग्रोथ प्लेट थी, तो ये जो सूफी होता है या ये जो स्लिप्ड कैपिटल अपर कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस होता है, तो ये कौन सा होता है, ये साल्टर हैरिस टाइप 1 इंजरी होता है। तो जब आपने इसमें इसको कमेंट करना है तो ये याद रखना है कि आइडियली आइडियली आप उसके साथ आगे ब्रैकेट में साल्टर हैरिस टाइप 1 भी लिख दें, ताकि जो आपका उसमें चेक करने वाला है वो सही उसको सारी इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए कि जो है ना इसमें इस बंदे को पता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। और दूसरा ये है कि इसमें ऑब्वियसली ये ड्रॉप करके इस साइड पे किया हुआ है, बाकी जो इसकी ये फाइसिस के थ्रू या ग्रोथ प्लेट के थ्रू था, और ये स्लिप होकर नीचे आया हुआ है, और बाकी जो वही जो लाइन बननी चाहिए वो लाइन नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद फिर अच्छा इसमें डिस्प्लेस्ड, अगर वो डिस्प्लेस्ड हो गया है ना तो यानी कि हेड, अच्छा इसमें एक और चीज होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। एक तो इडियोपैथिक होती है, इडियोपैथिक ये होती है कि पेशेंट का वेट ज्यादा है और बार बार माइक्रो ट्रॉमा के साथ वो सेपरेट हुआ, और उस सूरत में जो स्लिप्ड अपर फेमोरल एपिफिसिस है वो मीडियली ही डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसकी प्रेशर लाइन है वो ऊपर से आ रही है जो वेट लाइन है। लेकिन क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हो सकती है ट्रॉमेटिक केसेस के अंदर। कि कई बार ये होता है कि पेशेंट के डैशबोर्ड इंजरी हुई, वो जो ये बोन थी ये अंदर को मूव कर गई, और ये जो फाइसिस था ये वहीं पड़ा रह गया या थोड़ा सा लेटरली मूव कर गया। तो उस कंडीशन के अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक के अंदर ये कहीं को भी डिस्प्लेस कर सकता है, जिस तरह
कोई भी बोन का फ्रैक्चर फ्रेगमेंट कोई खास एंगल पे जरूरी नहीं होता उसका मूव करना, लेकिन वो किस केस में होता है, ज्यादा ट्रॉमेटिक केसेस में होता है। तो इस केस के अंदर चूंकि ट्रॉमा मतलब नहीं होता, इस ये जो नॉर्मली जो आपको इडियोपैथिक दिखाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि ये जो आपकी इडियोपैथिक केसेस में इसमें मोर और लेस ऑलवेज जो है वो मीडियली डिस्प्लेस आ जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी अगर ट्रॉमेटिक है तो किसी साइड पे भी हो सकती है, उसके केस कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जिन लोगों ने स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस लिखा है, उसमें उन्होंने अपर लिख देते या प्रॉक्सिमल लिख देते, तो फिर इनका जो है ना वो इजी हो जाता है, क्योंकि इसका एक डिस्टल फेमोरल एपिफिसिस भी होता है ना। तो इसलिए आप लोग अब इसमें लिखेंगे तो आप इसमें हम अपर का वर्ड अब इसलिए यूज करते हैं यानी कि सूफी के नाम से, क्योंकि इसमें अपर फेमोरल एपिफिसिस का मतलब यही होता है कि ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं, जबकि फीमर का ऑब्वियसली आपको पता है कि नीचे का एपिफिसिस भी होगा, तो वो भी तो स्लिप कर सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक करके आप लोगों ने अब जो टर्म यूज करनी है वो सूफी स्लिप्ड अपर फेमोरल एपिफिसिस की करनी है। स्कफी से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, लेफ्ट नहीं, ये नहीं, इन्होंने अब देखते हैं एक दो दो लोगों ने ठीक लिख दिया, तीन बिल्कुल सही है। स्लिप्ड अपर फेमोरल एपिफिसिस बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर ट्रांसफर सब कैपिटल फ्रैक्चर तो नहीं है ये, क्योंकि सब कैपिटल फ्रैक्चर्स नॉर्मली तब होते हैं जब ये फ्यूज कर जाता है इसका स्केलेटन और ये ब्लोड प्लेट अंदर से खत्म हो जाती है। और नेक फ्रैक्चर लिखा है, नहीं, नेक फ्रैक्चर नहीं है ये, बिल्कुल जो है नेक ठीक है। और एपिफिसिल ये स्लिप्ड है जो अंदर को आता है। और ये याद रखें कि इसके अंदर नॉर्मली ये जो होते हैं ये पेशेंट आपके होते ही उसके हैं जो। तो फिर लेग काफ पर्थीज लिखा हुआ है, लेग काफ पर्थीज जो है वो भी नहीं है, आपको पता है कि उसमें भी एवियन ज्यादा होती है, उसमें ये स्लिप नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्चर लाइन आप मेरा ख्याल है कि वो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि ये टाइप 1 है। मतलब टाइप 1 में जो है वो फ्रैक्चर तो कहते हैं आप, लेकिन उस फ्रैक्चर को बेसिकली वो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर नहीं होता, वो बेसिकली स्लिप फ्रैक्चर होता है। जो एपिफिसिस है वो स्लिप करके अंदर आ जाती है। तो इसमें ठीक है, अगर आपने सस्पिशन थी आप लिख सकते हैं कि हमें नजर आ रही, लेकिन वैसे इसमें ये आपका वो है और ये उसके ऊपर वाला सारे का सारा स्लिप हो गया, नीचे को गिर गया है बस। इसमें बेसिकली ये फाइंडिंग थी। अच्छा, उसके अलावा बाकी क्या पूछ रहे हैं कि एसिटाबुलर रूफ ठीक है जी, एसिटाबुलम में कुछ मसला नहीं है, वो तो सही है माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो 56 था। 56 में जो था, ये नहीं सॉरी 56 तो हो गया, अब ये वाला 56 ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें आपने फ्रॉग लेग व्यू कराया हुआ था, और इसमें जो था एक लीजन था, सारी बात है, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सही पिक कर लिया। वो क्या था, यहाँ पे जो प्यूबिक रैमस थी ये सारी की सारी एक्सपेंडेड थी, और लिटिक लाइक अपीयरेंस थी इसकी, मॉथ मॉथ हिटन अपीयरेंस, या जिसको कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ परमिएटिव टाइप ही कह लें आप इसको, यानी कि एग्रेसिव अपीयरेंस थी। ठीक है, आपने बिनाइन और अग्रेसिव में से बस डिफरेंशिएट करना है कि एग्रेसिव अपीयरेंस है या बिनाइन अपीयरेंस है। तो इसमें एग्रेसिव अपीयरेंस थी, जिसका मतलब ये था कि एक्सपेंडेड एक लीजन था जो कि राइट प्यूबिक रैमस में था, और उसने एग्रेसिव अपीयरेंस लुकिंग लीजन दिया हुआ था। और जाहिर बात है कि स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट था, इसका मतलब है कि यंग पेशेंट था। तो इसमें अब आपके पास डिफरेंशियल्स की लिस्ट आ जानी थी, और डिफरेंशियल्स में कौन कौन से डिफरेंशियल बनते थे। एग्रेसिव ट्यूमर्स के अंदर आपको एग्रेसिव लीजन के अंदर इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। और उस इन तीनों में से आप किसी भी तरतीब से दे सकते थे, क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस होता तो हमें दूसरी साइड में भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाती, थोड़ा सा और फीचर नजर आ जाते। तो ये जो था ये इविंग्स का केस था। और लेकिन अगर आप लोगों ने एग्रेसिव बोन लीजन लिख दिया है तो वो भी काफी है। अच्छा जी, अब इसमें हमने मेजोरिटी लोगों ने फाइब्रस डिस्प्लेसिया लिखा है, और पर्थीज डिजीज, पेजेट डिजीज, प्लाज्मासाइटोमा। इसलिए आप पहले वर्ड में ना हमेशा आप लिखा करें कि ये यानी एग्रेसिव लीजन, बस पहले आप इसको देखें सही। इसके मार्जिन आप पेंसिल से अगर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो अब आप इसको देखें, अगर मैं आपको पेंसिल दूं तो आप कहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ना इस वाली साइड से आपको पता है ना उस साइड से पता है। जब दोनों साइडों से आप पेंसिल से उसके मार्जिन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब है बस आपने अब एग्रेसिव में लेके जाना है इसको। और जो फाइब्रस डिस्प्लेसिया वगैरह है वो बिनाइन अपीयरेंस होते हैं, उनके अंदर आप मार्जिन उसके बड़े खूबसूरती के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें अब एक तो जो जिन लोगों ने सही लिखा है उसमें एक तो डॉक्टर यसरा हैं, उन्होंने मेटास्टैटिक लीजन दिया है, लेकिन चलें एग्रेसिव लीजन तक तो आए। और
लिटिक लीजन भी लिखा है डॉक्टर शाजीना ने, वो भी ठीक है। चले, जिन्होंने यहाँ तक लिखा है वो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग साथ तो इसमें एग्रेसिव दे दिया करें ना वर्ड, या बिनाइन लुकिंग या एग्रेसिव लुकिंग, तो इन दोनों से बड़ा फर्क पड़ जाएगा आपका। ये जो एग्जामिनर है उनको आपसे ये नहीं होता कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल बता सकते हैं कि नहीं, वो अच्छी बात है अगर आप बता दें, लेकिन कम से कम अपने आप को सेव करने के लिए दो चीजें देख लिया करें। पेंसिल से आप मार्जिन ड्रॉ कर सक रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर सक रहे ना, एग्रेसिव लिख देना बेहतर है। जितने भी आपके बिनाइन अपेयरिंग लीजन है ना, उन सारों को आप पेंसिल पकड़ के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें आप जो, अगर मैं 5 लोगों को दूं ना कि इसको आप लाइन ड्रॉ करें, तो हर एक की लाइन अलग जगह पे चली जाएगी। तो अगर और इवन कि अगर आपको ही 2 दफा दूं के लाइन में आप ड्रॉ करें, तो आप लोग खुद भी उस लाइन को दोबारा ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इतना डाउट है, इसका मतलब है कि ये वो अग्रेसिव लीजन है, वो बिनाइन लुकिंग लीजन नहीं। और जब एग्रेसिव लुकिंग लीजन है तो बस आपने एग्रेसिव तक लिया ना, उसमें ऑस्टोमाइलाइटिस भी हो सकता है, वो भी एग्रेसिव लुकिंग लीजन है। उसमें इम्यून सार्कोमा हो सकता है, उसमें मेटास्टेसिस हो सकते हैं, उसमें आपका ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, उसमें और कॉन्ड्रोसार्कोमा भी हो सकता है। लेकिन लिखना आपने उसको इस तरीके से है कि एग्रेसिव के जो है वो वर्क जाए उसके अंदर, ठीक है। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर उसके अंदर वो आप जो मर्जी कहें, वाइट जोन ऑफ ट्रांजिशन तो लिखेंगे, हाँ, लेकिन वाइट जोन ऑफ ट्रांजिशन इज आल्सो एन इंडिकेटिव ऑफ एग्रेसिव लीजन। तो अग्रेसिव लीजन तक आप आ गए हैं तो बस फिर ठीक है। और पेरियोस्टल रिएक्शन भी नहीं लिखा, जैसे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग भी थी इसमें थोड़ी सी यहाँ पे, तो वो भी इसको देख लें। ये नहीं, ये सारे के सारे के अंदर आपने इसके अंदर बोनी ट्यूमर्स का जो था ना, यही कि इसमें दिखाया गया था, और इसमें जो था एग्रेसिव लीजन था, ये भी वही है शायद। वो कौन सा था? ये मुझे लगता है मेरे ख्याल से शायद गलत लग गया हमारे से। ये वही लीजन, वही दोबारा आ गया था, ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, अब आप आए हैं इस अगले में। वो ये था XA58, और जो XA58 था इसमें आपके पास जो था, एक तो आपने इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। एक तो ये फाइंड आउट थी कि जो इसका मैं आपको पहले दिखाता हूँ, 1 मिनट ठहरे। ये देखें, यहाँ पे एक पूरी की पूरी ल्यूसेंट लाइन जा रही है, जो यहाँ से होती 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 पूरी की पूरी यहाँ से थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर रही थी। उसका मतलब है कि एक तो इसके अंदर यहाँ पे फिर ये दो ट्रोकेंटर के दरमियान में ल्यूसेंट लाइन थी, तो ये लेफ्ट इंटर ट्रोकेंटेरिक फेमोरल नेक फ्रैक्चर था पहला, ठीक है। और दूसरा क्या था कि एक अजीब सी बोन थी जो कि कोर्स हेट्रोजीनस ट्रेबिकुलेशंस के साथ प्रेजेंट हो रही थी, जिसमें हर जगह पे जो है कोर्स ट्रेबिकुलेशंस थी, जो कि मोस्ट लाइकली यानी कि इतना डिफ्यूज अगर हो, लोकलाइज नहीं होता, तो फिर वो पेजेट्स डिजीज का केस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब आप लोगों ने इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए था कि इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, तो अगर तो आपने वो देखी है तो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि अच्छा, राइट एस्टेबुलर फ्रैक्चर नहीं था, ये लेफ्ट एस्टेबुलर फ्रैक्चर था। और पेजेट डिजीज भी, फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर ऑन राइट साइड। राइट साइड पे तो फ्रैक्चर नहीं था इतना कुछ सिग्निफिकेंट, एक मिनट मैं आपको उसका इंडिकेट करता हूँ, ये देखें। यहाँ पे तो ये ऑस्टियोफाइट्स थे और बाकी, लेकिन ये सारी की सारी जो डिफ्यूज एबनॉर्मल बैकग्राउंड था इसका, वो सारे का स्क्लेरोसिस है, थिकनिंग ऑफ आइलियोपेक्टेनियल एंड इशियल लाइंस थी, ये जो सारी की सारी लाइंस जा रही थी। और उसके बाद दूसरा ये असल चीज जो एक थी वो इसका इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर था। तो इसमें लेफ्ट इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, डिफ्यूज कोर्स ट्रेबिकुलेशन, ये सारे का सारा जो था, ये सारा आपको इंडिकेट कर रहा था कि ये पेजेट्स डिजीज विद ये इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। तो इसे पेजेट डिजीज जिन जिन लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल सही है। और अगर उन्होंने साथ मैं देख रहा हूँ किसी ने दोनों चीजें इकट्ठी पिक की हैं, तो लेफ्ट का फ्रैक्चर, तो लेफ्ट साइड को तो किसी ने भी नहीं पिक किया, राइट पे लिखे हैं कुछ लोगों ने। नहीं, ये एक है वन डिस्प्लेस, डॉक्टर फाकिया इकबाल ने लिखा है, इसमें उन्होंने पेजेंट्स डिजीज, इनका बिल्कुल सही है, पेजेंट्स डिजीज विद पैथोलॉजिकल इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फीमर, तो ये बिल्कुल सही है इनका, एक तो ये परफेक्ट है। और बाकी नहीं है किसी का भी सही। पेजेंट्स लिखा है, तो जिन्होंने पेजेंट लिखा है उनको 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो है फ्रैक्चर जिसने लिखा है साथ, उनके 10 नंबर पूरे, ठीक है। तो एक बंदे के 10 नंबर हैं, बाकी सारे 5-6 के राउंड है। चलें जी, अगला पे चलते हैं।
अगला 59 नंबर था। और 59 नंबर जो था, ये देखा होगा लोअर लिम्स के थे और ज्यादातर तारा जो थे ना वो अब इसमें क्या था, इसमें आपका जो मेन वो थी कि जो एसिटेबुलम था, और एक तो उसका जो ये आपकी फीमर थी वो मीडियली डिस्प्लेस हुई हुई थी, और साथ एसिटेबुलर सारा फ्रैक्चर हुआ हुआ था जिसके अंदर वो घुस गई थी। और बाकी इलियोपेक्टिनियल और इलियो इशियल लाइंस जो थी ना, वो भी डिस्टर्ब दोनों साइडों की हुई हुई थी। जिस तरह ये देखिए किस तरह जा रही है। तो इसमें बेसिकली आपके जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स किस्म का जो था लेफ्ट एसिटेबुलर फ्रैक्चर था, और उसकी जिसकी फ्रैक्चर की वजह से जिसने पकड़ा हुआ था वो फ्रैक्चर हो गया, और जो ह्यूमरस सॉरी फीमर का हेड था वो उसके अंदर घुस गया, क्योंकि फ्रैक्चर होने की वजह से। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन फाइंडिंग थी वो डिस्ट्रप्शन थी इन दोनों लाइंस की। ये देखें आप, जो दोनों लाइंस आ रही हैं आपकी, जो इलियोपेक्टिनियल और इलियोइशियल जो लाइन थी, वो दोनों में इस तरह क्रॉस ओवर नहीं होता, दोनों का अलग अलग जानी होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें दोनों क्रॉस ओवर कर रही थी, और उसकी रीजन क्या थी कि जो इसका ये वाला एरिया था ये फ्रैक्चर करके इससे बाहर निकला हुआ है। इस वजह से इसमें सिर्फ और जो आपने फाइंडिंग्स पिक करनी थी वो सिंपल सिंपल एक ही थी कि कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है डिस्प्लेस्ड एसिटेबुलर फ्रैक्चर था, और उसकी फ्रैक्चर के डिस्प्ले वो फ्रैक्चर होने की वजह से जो हेड था लेफ्ट फीमर का वो अंदर घुस गया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं लेफ्ट प्रोट्रूसियो एसिटेबुलाइज होती है ना, वो तब लिखते हैं आप जब वो इंटैक्ट हो या आपको ट्रॉमा ना मिले। ठीक है, और इसमें काफी लोगों ने इसमें ना वो लिखी है लेफ्ट एसिटेबुलर प्रोट्रूजर, जबकि यहाँ पे आप देखिए कितना क्लियर कट फ्रैक्चर अंदर आया पड़ा है। ये देखे ना, इस लाइन को, ये जो लाइन ये वाली आ रही है ये हमेशा बाहर से निकलती है, ये जो इलियोइशियल लाइन है ये देखें। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लाइन क्रॉस करके अंदर आई पड़ी है। अब ये जो लाइन क्रॉस करके अंदर आई हुई है ना, ये हमेशा फ्रैक्चर के साथ आती है। ठीक है, हाँ इम्पैक्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन ये आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मेरा ख्याल में आपको लाइन दोनों ड्रॉ करके दिखाते हैं एक दफा। ये देखिए, एक लाइन यहाँ से आ रही है, ये लाइन इधर से अंदर से जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, इधर चली जाएगी। ये लाइंस क्रॉस ओवर नहीं करेंगी ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली ये इधर से जा रही है, ये तो ठीक पड़ी है सपोज करें, तो दूसरी लेकिन जो इशियोपेक्टिन ये लाइन है ना, ये यहाँ से चली गई। अब इसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसमें आपकी जो डिस्टरबेंस, इसकी डिस्ट्रप्शन हो गई लाइन की। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे आप देखें, तो इस वजह से जो है ना इसकी इसमें प्रॉब्लम था कि इलियोइशियल लाइन तो ठीक थी, लेकिन इलियोपेक्टिनियल लाइन जो डिस्टर्ब होकर अंदर आ गई थी, और उसकी वजह से जो है ना ये फिर एसिटेबुलर फ्रैक्चर था। तो इस ये आपने याद रखना है कि इसको प्रोट्रूजो एसिटेबुलाइज से आपने डिफरेंशिएट इस तरह करना है कि इसमें मल्टीपल बोनी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे, जो कि यहाँ से टूट के अंदर आए पड़े थे, और उसकी वजह से जो इधर को ये जो इसका हेड था वो अंदर को मूव कर गया था, और ये जो यहाँ पे होना चाहिए था एसिटेबुलम, वो मूव करके यहाँ पे जा चुका हो। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स लेफ्ट एसिटेबुलर फ्रैक्चर का केस था जिसके अंदर आगे प्रोट्रूजन हो चुकी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक मिनट, ये देख लें आप इसको ना एक दफा, ये लाइंस को याद रखना है आपने। अच्छा जी, अब क्या अगला जो पेशेंट था उसमें क्या था कि इसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड से फ्रैक्चर थे। एक मिनट, तो पेल्विक बाइंडर, तो वो होता है ना कि जिसमें पेल्विस बोन को रखा होता है जोड़ के, कि वो मूव जब फ्रैक्चर हो जाते हैं ना बहुत सारे उसके साथ। अच्छा, इसमें अब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन थी। एक तो ये थी कि जो राइट, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जो राइट सेक्रल आला था वो सारे का सारा फ्रैक्चर था। उसके बाद राइट जो सेक्रल, ये जो पूरा फोरामेन है, ये सारा फ्रैक्चर था। उसके बाद फिर वही जो लाइंस दो, अब ये देखें ये जो लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, मैंने बताया था ना कि ये इस तरह ऊपर नीचे जाएंगी। ये देखें यहाँ तक आ गई, ये इधर से इधर जा रही है लेकिन ये क्रॉस ओवर नहीं करेंगी। इधर के इससे क्या हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह जाएंगी ये, तो इसका ये जो लाइन है साइड पे, दूसरी साइड पे ये साइड डिस्टर्ब हुई पड़ी है, और उसकी वजह से ये क्या था, ये जो है अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी। इसमें राइट स्पीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर्स थे, राइट सेक्युलर फ्रैक्चर था, वाइडनिंग ऑफ राइट सेक्रोइलिक जॉइंट थी, और बाकी अनडिस्प्लेस्ड राइट इंटीरियर सेक्युलर फोरमन फ्रैक्चर था। तो ये मल्टीपल जो है पेल्विक बोन के फ्रैक्चर्स थे। और ये डिस्प्लास्टिक लेफ्ट मोल हेड था इसमें, जो कि मेरे ख्याल से एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी, जिसमें ये फ्रैक्चर नहीं था, ये जो पूरे का पूरा हेड था, लेकिन ये डिस्प्लास्टिक था क्योंकि ये अपनी जगह पे
ये फिट हुआ है, लेकिन शक्ल इसकी जो है वो DDH वाली थी। और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे इसका जो एसिटेबुलम था वो भी थोड़ा सा शैलो सा था। तो ये मोस्ट लाइकली जो लेफ्ट साइडेड का डेवलपमेंटल डिस्प्ले ये ऑफ हिप था। लेकिन जो बाकी सारे के सारे ये जो पूरे का पूरा एरिया था ना, ये सारे का सारा ये फ्रैक्चर हुआ था। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये बातें लिखनी थी। हम देखते हैं कि किस किसने ये बातें लिखी हैं। सब कैपिटल फ्रैक्चर लिख दिए फिर। नहीं नहीं, हाँ ये राइट प्यूबिक हील लेफ्ट फेमोरल डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं। ट्रांस सर्वाइकल ये सारों ने नेक के फ्रैक्चर लिखे हैं, जबकि पेल्विक का जो फ्रैक्चर है वो और वो भी लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, राइट साइड पे कुछ नहीं लिखे हैं। और नहीं, ये एक ही केस था, ये हम कोई और केस कर रहे हैं। ये केस तो यही है। अच्छा हाँ, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फेमोरल नेक नहीं था। ये देखिए फ्रैक्चर होता है ना, वो पूरे का पूरा आपको लाइन इस तरह जाती नजर आती है इसके अंदर। इसमें तो लाइन कोई नहीं थी। ये तो DDH था। और दूसरा एसिटेबुलम भी जो था वो देखिए कितना शैलो सा है, बिल्कुल ही ऐसा पड़ा हुआ है, उसमें ऐसे हेड पड़ा हुआ है। तो ये तो वैसे ही DDH का लग रहा था ना। और बाकी ये जो असल जो फ्रैक्चर्स थे वो सारे के सारे आपने इसमें से देखने थे। ये जो सारे के सारे ये देखिए यहाँ से उड़ी हुई है लाइंस, पूरी उड़ी हुई है। इसलिए आप लोगों ने पेल्विक फ्रैक्चर्स को भी बड़ा गौर से देखना होता है, ताकि आप लोग उसमें से पेल्विक फ्रैक्चर्स को भी जो है वो मिस ना करें। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा जी, इसको देख लें आप, इसकी पिक्चर वगैरह अगर आपने देखना है। अच्छा जी, 61। ये थोड़े से पेल्विस के जरा मेरे ख्याल से टफ है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें जो था वो आपका राइट साइड पे यहीं पे प्रॉब्लम था। अच्छा, इसमें जो था ये स्क्लेरोसिस आ चुका हुआ था, इरेगुलरिटी थी, फ्लैटनिंग थी, यानी कि ये बेसिकली एवियन डेवलप हो चुका हुआ था राइट साइड पे। और ये मोस्ट लाइकली ड्यू टू फ्रैक्चर, यानी कि एवियन था। और उसमें इसकी रीजन देखनी पड़नी है कि कोई फ्रैक्चर के साथ था या नहीं। फ्रैक्चर नहीं है इसमें, ये सिर्फ ऐसे ही एवियन है, सिर्फ सिंपल। क्योंकि ये लग ऐसे रहा था जैसे सूडो फ्रैक्चर की लाइन जा रही है, लेकिन ये मुझे लगता है एसिटेबुलम की लाइन है जो जा रही है। और ये मोस्ट लाइकली इडियोपैथिक एवियन का केस है। आर्ट यानी वो क्या कहते हैं, एवास्कुलर निक्रोसिस का। और प्लस ये कैल्सिफाइड लीजन सा पड़ा हुआ था, जो मोस्ट लाइकली जो था इसमें आपका जो इंफ्रा रीनल एओर्टिक एन्युरिज्म होता है वो मोस्ट लाइकली लग रहा था इसमें। इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपने एवियन पिक करना था राइट साइड का। तो अब इसमें माशाल्लाह एक डॉक्टर इशरत राजी ने बिल्कुल सही पिक किया, राइट फेमोरल हेड एवियन। उसके बाद बेसिक सर्वाइकल फ्रैक्चर। चले, अगर हम डाउट दे भी दें ना, तो तब भी जो था वो आपने एवियन के साथ लिखना था ना। और जिसमें हजारा ने लिखा सब कैपिटल फ्रैक्चर विद एवियन और फेमोरल हेड, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी सही है कि इसमें हो सकता है डाउट हो और आप आगे सजेस्ट कर दें कि जी CT करवा लें फर्दर उसको देखने के लिए। लेकिन फिर भी आप अगर वो लिख रहे हैं तो एवियन जरूर लिखें। डॉक्टर जारा ने लिख दिया सब कैपिटल फ्रैक्चर, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन एवियन जरूर था। तो एवियन जिन जिन्होंने लिखा है वो तो ठीक है बिल्कुल। और जो है, हाँ ये डॉक्टर महमूना ने लिख दिया है और बाकी भी सारे लिख दिए, लेकिन इसमें फ्रैक्चर अच्छा। और लेफ्ट साइड हाँ जी ठीक है, यानी कि थोड़ी सी वो असल में ना पेशेंट थोड़ा टिल्टेड है ना, इस वजह से ऐसे लग रहा है, लेकिन एवियन नहीं है। लेकिन आप फिर भी ऐसे पेशेंट्स में क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट में आप फॉरन MRI सजेस्ट करते हैं फॉर दी फर्दर वर्कअप ऑफ लेफ्ट साइड एज वेल। क्योंकि नॉर्मली ये जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, अगर ये क्योंकि कोई स्टेरॉइड पे होगा या कोई ऐसी चीज होगी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि बायलैटरल एवियन डेवलप होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो चूंकि इनमें बायलैटरल एवियंस होते हैं, तो इसलिए फिर आपने वो अर्ली एवियन को पिक करने के लिए दूसरी साइड का भी एक्सरे लाजमी कराना है। तो इसमें ये लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है, शायद आर्थराइटिस है माइल्ड सा, लेकिन बाकी सारी की सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो उसमें ही है। अच्छा जी, 63, नहीं 62। हाँ ये तो बहुत सिंपल एक्सरे था, अगर आप लोगों ने पिक कर लिया है तो। इसमें एक मसला यहाँ था इस जगह पे, और एक मसला यहाँ था, यानी कि सुपीरियर प्यूबिक रैमस और इंफीरियर प्यूबिक रैमस राइट साइड के, इन दोनों के फ्रैक्चर थे यहाँ और यहाँ। और इसकी वजह से जो था ये थोड़ी सी जो लाइन थी इसकी इलियोपेक्टिनियल लाइन जो था वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी।
और उसकी वजह से ये जो नीचे इधर से जा रही है इलियोपेक्टिनियल लाइन और इलियोइशियल लाइन जो थी, इसमें वो दोनों ही थोड़ी सी, ये नहीं इलियोइशियल लाइन जिसमें बेहतर है, लेकिन इलियोपेक्टिनियल लाइन जो है ना वो सारी सारी इसमें डिस्टर्ब है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमाई के फ्रैक्चर थे। और बकेट हैंडल तो नहीं चाहिए, बकेट हैंडल तो डिफरेंट। फ्रैक्चर प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन की बजाय ना आप लिखेंगे किस साइड के, राइट सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फ्रैक्चर राइट एसिटेबुलम एंड सुपीरियर। एसिटेबुलर फ्रैक्चर तो इतना नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद और आपके पास था पक्की, हाँ मैंने क्या लिखा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, ठीक है। और उसके बाद फिर डॉक्टर ज़ारा ने भी लिखा है फ्रैक्चर ऑफ राइट सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमस, बिल्कुल ठीक है। फिर दिनेश ने लिख दिया है। फिर जो है हाँ ठीक है, इंफीरियर उन्होंने सिर्फ इंफीरियर सेलेक्ट किया किसी ने और लेकिन मेजोरिटी ज्यादातर लोगों ने इसको ठीक सेलेक्ट किया है कि प्यूबिक इंफीरियर एंड सुपीरियर प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर्स हैं। और ये बाकी उसके अंदर और इसके अलावा कोई फीचर नहीं थी। और इसकी अगर अगर आप लोगों ने जिसने इसने इसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ इलियोपेक्टिनियल एंड इलियोइशियल लाइंस लिखी हैं तो बहुत परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखी तो अगले एग्जाम में कोशिश किया करें कि अगर ये लाइन डिस्टर्ब हो, ये दोनों लाइनें याद कर लें, क्योंकि मुश्किल लाइनें नहीं है। अगर इन दोनों में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि ये फिर फ्रैक्चर्स को इंडिकेट करती है। अच्छा जी, इसका 63 नंबर था। 63 नंबर में जो है वो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ बोन डिस्क थी और सॉफ्ट टिश्यू था। और यहाँ पे एक फ्रैक्चर था तो ओब्लिक सब ट्रोकेंटेरिक ट्रोकेंटस यानी कि ट्रोकेंटर रीजन से नीचे था, तो सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर था। और जो लीजन था उसके अंदर वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन थी। तो इसका मतलब ये था कि ये डिस्प्ले सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर था, एग्रेसिव अपीयरिंग बोन लीजन थी और मोस्ट लाइकली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था। अब इसमें हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, हमने इसमें सिर्फ दो चीजें बतानी थी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है और एग्रेसिव लुकिंग लीजन है। कुड बी मेटास्टेसिस, कुड बी ऑस्टियोसार्कोमा, कुड बी इविंग सार्कोमा, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने जो मेन चीज लिखनी थी वो ये थी कि क्या इसमें ये जो लीजन है ये एग्रेसिव है या नहीं है। तो इधर ये कम से कम जो है ना बोन डिस्ट्रक्शन का पैटर्न और वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि ये इस पे, और अगर आपको एक पे भी एग्रेसिव लगे और एक पे बेनाइन लगे तो एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिव को आप फेवर करेंगे क्योंकि एग्रेसिव ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जिसने पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और बोनी ट्यूब लीजन लिख दिया है तो वो हाँ बिल्कुल सही है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है वो काफी सारे लोगों ने सही लिखा है, लेकिन नहीं, इसमें इसमें ये ट्यूमर वाला जो फैक्टर था ना ये कुछ लोगों ने मिस किया हुआ है, जबकि इसमें आपका जो है ना ये वाला लीजन मिस होना नहीं बनता था। यहाँ पे ये फ्रैक्चर था एक बड़ा सारा और ये लीजन था, तो इसलिए जो है ना ये दोनों जैसा चीजें लिखी हैं वो पास है। हम्म, ये ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों ने लिखा है, लेकिन जो है ना ये अब आप इसमें जिन्होंने लिख दिया पर। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है कि लेकिन काफी सारे लोगों ने ना इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जी है ना फ्रैक्चर है, लेकिन जब उन्होंने प्रिंसिपल डायग्नोसिस दिया है ना तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस में इविंग सार्कोमा लिख दिया है या कुछ इस तरह की चीज लिख दी है, उसमें आप दोनों चीजें लिखे हैं। उसमें आप लिखे बोन लीजन, अग्रेसिव बोन लीजन विद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ताकि दो ही फाइंडिंग्स है ना इसकी इंपॉर्टेंट, के लीजन है और साथ साथ फ्रैक्चर है। तो आप दोनों इकट्ठा मेंशन कर दें, वो दोनों प्रिंसिपल डायग्नोसिस में ही आएंगे। वो जरूरी नहीं कि उसमें से आप एक चीज इधर लिखें और एक चीज आगे लिखें, और इसमें आगे फर्दर वर्कअप आप सजेस्ट कर देंगे जिसकी बातचीत होनी चाहिए और इसके लिए आगे फर्दर वर्कअप होना चाहिए, लेकिन ये चीजें आपकी जो है ना वो जरूर लिखी होनी चाहिए। ये देख लेंगे। अच्छा जी, अगला हमारे पास है एक्सरे 64। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक डिस्ट्रक्टिव ऐसा बोन लीजन था, ठीक है, जो कि ये देखें क्या क्या इसमें चीज़ें थी कि आपके पास डिस्ट्रक्टिव फेमोरल बोन लीजन, पेरियोस्टल रिएक्शन था, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट थे। और उसके बाद ये जो इसका मैट्रिक्स था या जो इसका ये वाला एरिया था, ये अगर हम देखें कि ये ऑस्टियोब्लास्टिक है या कॉन्ड्रोब्लास्टिक है तो ये ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्टिक टाइप का इसमें ये सारे का सारा जो मैट्रिक्स था वो लग रहा था। और जो इसकी थिकनिंग थी वो भी एग्रेसिव लीजन की थी। और प्लस ये है कि अगर हमने इसमें बेस्ट बेट करनी है कि ये कौन सा लीजन होगा तो हमारे पास ये ऑस्टियोसार्कोमा की फेवर में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर जो
आपकी मैट्रिक्स है वो ज्यादा ब्लास्टिक है, ऑस्टियोब्लास्टिक है, कि इसमें बोन फॉर्मेशन हो रही है। तो बोन फॉर्मिंग जो सॉफ्ट टिश्यू का कंपोनेंट होगा वो ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर ही होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेटास्टेसिस हो सकती है, प्लाना हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आपने अगर बेस्ट बेट करनी है तो आप इसमें ऑस्टियोसार्कोमा को पहले नंबर पे ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोसार्कोमा ऑन द बैकग्राउंड ऑफ पेजिंग डिजीज, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा वेरी गुड। ऑस्टियोसार्कोमा भी डॉक्टर हमने ने लिखा है। उसके बाद फिर बाकी एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव लिग्नेंट लाइकली वीक। अच्छा, इविंग सार्कोमा में एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि इविंग सार्कोमा का मैट्रिक्स कोई नहीं होती। वो हमेशा, क्योंकि वो राउंड ट्यूमर है ना, राउंड सेल ट्यूमर है, तो राउंड सेल ट्यूमर जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स नहीं फॉर्म करता। वो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट तो जरूर बनाएगा आपको, लेकिन ऐसा आपको कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी इसमें। जिस तरह इसमें तो ये कैल्सिफिकेशन के इतने बड़े बड़े एरियाज मिल रहे हैं ना आपको, तो अगर आपको इतने बड़े बड़े क्लम्पी कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के एरियाज हैं तो फिर ये ज्यादा लाइकली है कि ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा, या जिसको हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, ये बोन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर, तो ये बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है। अच्छा जी, दूसरे एक बंदे ने क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस लिखा है। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में भी जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि इस तरह का उसमें भी आपका जो है वो बोनी, यानी कि जो कैल्सिफिकेशन वाले एरियाज हैं वो इस तरह के नहीं होते। दूसरा जो इसमें आप यहाँ देखें कि आपको फैट प्लेन्स कितने प्रिजर्व नजर आ रहे हैं। इवन कि ये ट्यूमर बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से जहाँ से गुजार रहा हूँ यहाँ पे आपको फैट प्लेन सारे के सारे बिल्कुल क्लीन नजर आ रहे हैं। यानी कि इस ट्यूमर के इतने करीब फैट प्लेन है। तो अगर ये फैट प्लेन इतनी करीब तक प्रिजर्व्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर आपकी जो है वो सॉफ्ट वो एडिमा, यानी कि लेस लाइकली है यहाँ पे, ये ज्यादा ट्यूमर के चांसेस हैं, यानी कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। दूसरा इसका ये जो पेरियोस्टल रिएक्शन है ये भी सनबर्स्ट टाइप है, यानी कि जिस तरह ऊपर को आ रहा है, तो ये भी आपको जो है ना ऑस्टियोसार्कोमा को ज्यादा फेवर करता है। तो ये ऑस्टियोसार्कोमा जिन्होंने लोगों ने लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। और बस बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं था। बाकी इसका वर्कअप आपने जरूर लिखा करें। इसमें जो वर्कअप होता है ना ऑस्टियोसार्कोमा में, उसमें आपने पेशेंट को भेजने से पहले इसका एमआरआई खुद कर लेना है। बायोप्सी से पहले सिर्फ ऑर्थो को रेफर करना है, उसके बाद एमआरआई लिखेंगे आप। और साथ दूसरा क्या करेंगे, एचआरसीटी चेस्ट, ये लिख दिया करें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एचआरसीटी चेस्ट इसलिए कि आपने लंग मेटास्टेसिस को देखना है। और दूसरा जो एमआरआई है वो आप किस लिए करेंगे, सिंक्रोनस लीजन के लिए, कि आपको एक तो मार्जिन पता लग जाए, और दूसरा ये कि और कहीं ऊपर नीचे लीजन तो नहीं पड़ा होगा कोई और, यानी कि इसके साथ। तो इसलिए, और फिर मार्जिन इसलिए चाहिए आपको कि उसमें बोन मैरो जहाँ तक इन्वॉल्व होगा उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर से वो कट करते हैं। तो इसलिए जो है ना आपके सुनो, जिसमें एमआरआई भी जिन्होंने लिखा है उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। सीटी में शायद हमें बहुत लेग से कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अंदाजा तो हो गया ना कि ये ट्यूमर है। लेकिन जो हमें फायदा देगा वो एमआरआई देगा, क्योंकि उसमें मैरो की जो असेसमेंट है ना वो सीटी पे नहीं हो सकती, वो एमआरआई पे ही होती है। अच्छा जी, एक ये पेशेंट था। इसमें आपका जो है ना कोई खास फाइंडिंग नहीं थी, सिवाय इसके कि ये आप लोगों को रेस्ट के लिए दिया गया था। कि इसमें जो है ना आपका मल्टीपल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे, और उसकी वजह से क्या था, शॉर्टनिंग थी, डिस्प्लेसमेंट थी, और जो ट्रांसफर्स आपका वो फ्रैक्चर था बस, यानी कि ट्रांसफर्स मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो इसमें आपने और कुछ भी नहीं लिखना था, बस इसमें जो है वो आपके पास सिर्फ एक यही था कि फ्रैक्चर था सिंपल। तो इसमें ठीक है, एंगुलेटेड भी लिख दिया, थोड़ी सी एंगुलेशन है। और इम्पेक्शन एंड फोर शॉर्टनिंग बिल्कुल ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। और एंगुलेटेड फोर शॉर्टनिंग बिल्कुल सही है। और हम्म, अच्छा जी, बाकी इसमें ठीक है सारा कुछ। पेजेंट डिजीज नहीं है ये, वैसे ही है, मतलब मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है बस, इसमें खास इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद फिर है नंबर नेक्स्ट, वो है 66। और जो 66 है उसमें अब आप ये देख रहे हैं, मैं आपको उसमें बताता हूँ कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर जा रहा है इसमें। सॉरी एक मिनट, ये देखें। इसमें एक तो जो लेटरल टिबियल प्लेटो है जो कि फिबुला की साइड पे है, वो डिप्रेस्ड है, यानी कि इस तरह होना चाहिए था, ये नीचे जा चुका हुआ है एक। और दूसरा ये था कि इसके अंदर एक पूरी की पूरी फ्रैक्चर लाइन है जो यहाँ से क्रॉस करके ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंची हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप जो अगर आप लोगों को शेड्सकर क्लासिफिकेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो कर ले, अच्छा है एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो इसमें जो लेटरल वाला पार्ट होता है, डिप्रेशन और लेटरल फ्रेगमेंट का सेपरेट होना, ये जो है शेड्सकर टाइप 2 में जाता है। तो ये जिसने तो शेड्सकर टाइप 2 लिख दी है वो तो बेहतरीन है। और उसमें
बाकी डिप्रेशन वगैरह इसमें खास और चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ सिर्फ इसकी जो वो है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है टीबियल प्लेटू का, और जो है लेटरल कॉर्टेक्स तक ये सारे का सारा एरिया इन्वॉल्व हुआ हुआ है और डिप्रेशन है। तो इसमें मेरा ख्याल है वही है कि आपने अगर देखनी है तो इसमें शेड्सकर टाइप वो क्लासिफिकेशन देख लें, वो आपको इसमें जो है वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकती है। मीडियल फ्रैक्चर नहीं है ना, मीडियल पार्ट बचा हुआ है, फ्रैक्चर वहां से स्टार्ट होकर नीचे नीचे आ रहा है। अगर वो मीडियल भी फ्रैक्चर्ड होता, जो कि साइड को चला गया होता, तो फिर हम इसको जो है ना शेड्सकर 5 में ले जाते, लेकिन मीडियल इस तरह टूटना चाहिए था। ये मीडियल कंटिन्यू कर रहा है नीचे तक, ये देखें आप, ये बिल्कुल सही आ रहा है नीचे, तो यहाँ से कंपोनेंट है ना ये लेटरल वाला टूटा हुआ है। मीडियल होता तो ये मीडियल वाला एक लाइन यहाँ से आगे इसको भी सेपरेट कर देता मीडियल वाले को। लेकिन मीडियल जो है वो ओरिजिनल बोन के साथ इन कॉन्टिन्यूएशन है, वो सेपरेट टूटा नहीं है, वहां से फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो आवाज लेटरल की तरफ रहा है, मीडियल को ज्यादा नहीं सेपरेट किया हुआ उन्होंने। नहीं नहीं, मीडियल में नहीं है, मीडियल लाइन स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर वो फ्रैक्चर होता तो ऐसे जाता है यहाँ से, यानी कि ये वाला जो एरिया है जो कंटिन्यू कर रहा है ना बोन के साथ, ये डिस्टर्ब होना चाहिए मीडियल कंडाइल फ्रैक्चर के लिए। ये जो जीसीटी नहीं है, ये तो सारा फ्रैक्चर पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर वेज फ्रैक्चर है शायद 1 2 2, हाँ ये सही है, डॉक्टर यस्टा ने ठीक लिखा है कि जो है ना शायद टाइप 2। और फिर और किसने शायद टाइप 2 लिखा है, एक सेकेंड दे। एक सेकेंड दे मैम। उस समय जो एक मिनट, मैं एक मिनट से मुझे दीजिएगा। ये देखिए इसमें जो है ना ये डिप्रेशन के साथ और ये फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इस तरह जा रहा है, जो मीडियल फ्रेगमेंट है ना वो कंटिन्यू कर जाता है मेन बोन के साथ, ये देखें यहाँ से जो है ना जो मीडियल का फ्रैक्चर अगर लैदा होना हो तो वो उसमें ये होता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ये बोन के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है, मीडियल और जो लेटरल यानी कि पार्ट्स है ना लेटरल और मीडियल ये दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि इसमें अगर आपका मीडियल का यहाँ से भी ये लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से भी स्टार्ट होकर ऐसे भी ये मूव कर जाए ना, तो और जो मीडियल का छोटा सा पार्ट भी कंटिन्यू कर रहे हैं मेन बोन के साथ, वो टाइप 2 है, ठीक है। और उसमें जो टाइप 5 है ना उसमें मीडियल टूट के लदा हो जाता है और लेटरल टूट के लदा हो जाता है। अब अगर मैं आपको वो दिखाऊं ना, ये देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपकी, एक मिनट, ये दिखाएं, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये लाइन आके इस तरह सेपरेट कर रही है। तो अब ये जो मीडियल वाला पार्ट है ना यहाँ से लेके ये मेन के साथ कंटिन्यू कर रहा है, इसका आपस में कोई इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पार्ट जो ये मैं जिसको ड्रॉ कर रहा हूँ ये पार्ट लगा हुआ है, तो ये अलहदा हुआ है और साथ ही यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे एरोस लगाई है मैंने अब। इसका मतलब ये है कि फिर अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो फिर आपको ये शेट्सकर टाइप 2 क्लासिफिकेशन में जाता है, और वो उसकी वजह से इसको आपने इस तरह याद रखना है कि ये टाइप 2 है, कि जो मीडियल है वो कंटिन्यू में है इसके साथ, ठीक है। बस अदर लाइन एंड लेटरल, अदर कौन सी लाइन है लेटरल, ये तो वैसे ही है मेरे ख्याल से डिप्रेशन की वजह से है, ये फ्रैक्चर लाइन है, फ्रैक्चर लाइन ये जा रही है, ये डिप्रेशन है सारा, ये सारा का सारा डिप्रेस हुआ पड़ा है। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगले पे हम चलते हैं, उसके अंदर जो है फिर आपके पास एक ये वाला आ गया था। अम, ये है 67। अच्छा, इसमें जो है ना राइट डिस्टल थर्ड टीबीएल शाफ्ट फ्रैक्चर विद प्रॉक्सिमल फिबुलर फ्रैक्चर, इन दो फ्रैक्चर हैं बेसिकली, एक इधर यहाँ पे टीबीएल शाफ्ट का फ्रैक्चर है और एक प्रॉक्सिमल फिबुला का फ्रैक्चर है, और साथ एसोसिएटेड इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी रोटेट हो गई, इधर आ चुकी हुई है जो फिबुला है, ये बेसिकली फ्रैक्चर हुआ है और वो रोटेट भी कर गई है 90 डिग्री। तो ये दो चीज़ें इसमें एंगुलेशन आपने लिखनी थी और साथ जो है वो रोटेशन साथ आ गई है। तो इसमें अब देखते हैं डिस्प्लेस्ड टीबियल शाफ्ट फ्रैक्चर, सिनोवियर तो नहीं लिखेंगे, एक मिनट में, क्योंकि आपको तो करता हूँ कि ये क्या
अच्छा जो एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। में जो कुछ लोगों ने मेसोमेरियर लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं होता इस तरह का ना, वो जो फ्रैक्चर होता है ना, वो डिफरेंट होता है इससे। वो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस पे अगर है कोई तो। उसमें आपकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए मीडियल इसमें मेलियोलस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसमें तो ये पूरे का पूरे टूटा पड़ा ना ऊपर से यहाँ तक, तो इस जगह पे तो फ्रैक्चर है ही नहीं जहाँ पे इसका होता है मेसोमेरियर। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक मिनट में इसको ये देखें। ये है बेसिकली इसमें जो फाइंडिंग्स है, ठीक है। नहीं, और सिंपल फ्रैक्चर ही है बस, विद एंगुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं जो है वो खास चीज लिखनी। अच्छा, मेरा कहाँ गया मेरा, ये वही पेज, ठीक है। इसमें मैसोनेवियर बड़ा लोगों ने लिखा है, पता नहीं क्या वजह है। किसमें मैसोनेवियर वाली बात ऐसी थी तो कोई नहीं। मैसोनेवियर नहीं है ये। तो इससे मैं एक सेकंड में देखता हूँ इसमें जो इसकी डेफिनेशन है ना। अनस्टेबल एंकल इंजरी होती है, वाइडनिंग ऑफ एंकल मॉर्टिस होगी इसमें, यानी कि ये एंकल वाला एरिया इन्वॉल्व होता है मैसोनेवियर में ना। तो इसमें तो जो है वो इस ये वाला एरिया जो है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है। तो इसलिए क्लियर में तो आपके लिए जरूरी है कि ये होना जरूरी है। तो ये तो सिर्फ शाफ्ट के दो फ्रैक्चर हैं, इसलिए आप इसमें मैसोनेवियर नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें 68 नंबर है। अच्छा जी, इसमें चलते जाएं जल्दी जल्दी। और 68 में आप लोगों ने क्या किया है? अच्छा जी, एक्सरे डेमोन्स्ट्रेटेड विद, हाँ इसमें तो आपका, अगर तो आप लोगों ने पिक कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। और इसमें था कि एक सेकंड, हाँ ये देखें, इधर डिप्रेशन था इस साइड पे, जो मीडियल सॉरी लेटरल प्लेटो था, टिबियल प्लेटो था। और छोटा सा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट था यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ जो था मीडियल जॉइंट्स पे इसकी भी लॉस हुआ हुआ था, लेकिन बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट था। लेकिन इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो ये था कि जो डिप्रेशन ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट, ये जो यहाँ पे ये स्ट्रेट आना चाहिए था, ये जो एक्सपेक्टेड लोकेशन थी ये वहां से डिप्रेस हो गया था, तो ये टीबीएल का प्लेटो का फ्रैक्चर था। और दूसरा इसमें क्या था कि इसमें साथ एक फैट फ्लूइड लेवल सा आ रहा था, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर या इंट्रा वो सॉरी हाँ इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है फ्रैक्चर की, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो बोन मैरो है वो लीक करके आ चुका हुआ है। और ये भी फ्रैक्चर आपको, चूंकि इसके अंदर यहाँ पे फिर ये इसको भी देखें और उस फ्रैक्चर को भी याद करें तो पहले मैंने दिखाया कि अगर इसमें भी लेटरल जो फ्रेगमेंट है, ये जो इसका है, तो ये भी जो है शैट्सगर टाइप 2 में जाएगा, जिस तरह अभी हमने पहले देखा था। उसमें कहा से था इस तरह का फ्रैक्चर फ्रेगमेंट था, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना सा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है। तो इन दोनों की सूरतों में आपके पास अगर ये इस तरीके से ब्रेक होगा फ्रेगमेंट, चाहे वो इतना हो चाहे वो इतना हो, तो इन दोनों सूरतों में ये शैट्सगर टाइप 2 ही रहेगा। और ये इसलिए ये जो था ये शैट्सगर टाइप 2 फ्रैक्चर था, कि जिसमें डिप्रेशन भी हुआ था प्लेटू का, और साथ छोटा सा फ्रेगमेंट भी था। इसमें आपने जो लिखना था वो यही था कि राइट टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर विद स्मॉल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट और मेकिंग इट शैट्सकर टाइप 2 फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है। पटेला अल्टा नहीं है फ्रैक्चर, तो ऊपर इधर सामने पड़ा हुआ है। लेटरल टिबियल कंडाइल फ्रैक्चर विद जॉइंट वीएन भी ठीक है उसमें, लेकिन आपने लाइपोमार्थरोसिस लिख देना था। वर्टिकल इंट्राआर्टिकुलर एक्सटेंशन हीलिंग कॉर्टिकल मैग्नस मसल इंसर्शन नहीं। अच्छा जी, फ्रैक्चर ऑफ लेटरल टिबियल डिस्पेशन फ्रैक्चर ऑफ लेटरल टिबियल कंडाइल विद स्मॉल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट मेकिंग इट शैट्सकर टाइप 2, ये था इसका बेसिकली आंसर, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा देखेंगे कि शैट्सकर टाइप 2 के दो केसेस आपने देखे, एक वो है कि जिसमें जो है मीडियल कंडाइल का छोटा सा पार्ट कंटिन्यू कर गया है, एक है कि जिसमें सारा का सारा कंडाइल अवेलेबल है लेकिन लेटरल का छोटा सा पार्ट टूटा हुआ है। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं शैट्सकर टाइप 2 की, लेकिन ये दोनों सूरतों में डेफिनेशन शैट्सकर टाइप 2 में ही फिट इन होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप लोग 69 पे आए। हाँ जी, अब ये वाला देखें, इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट हो रहा है। इसमें जो डिफरेंस है
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक मिनट, सबसे पहले तो अभी इसमें और इसमें ये है कि इसमें यहाँ से ये पूरे का पूरा डिप्रेस हो गया हुआ है, ठीक है। ये जो इसका कंडाइल है, ठीक है, और साथ एक फ्रेगमेंट है, ये दो दो फाइंडिंग है इसके अंदर। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आगे ये फ्रैक्चर फ्रेगमेंट तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये डिप्रेस नहीं है। ये देखें आप, ये बिल्कुल जितनी एक्सपेक्टेड लोकेशन है दोनों साइडों की उतनी है इसके अंदर। तो अगर डिप्रेशन नहीं है तो फिर जो आपका, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ फिर कौन सा वाला था इसका इमेज। ये देखें, तो डिप्रेशन के बगैर अगर लेटरल कंडाइल सेपरेट होता है तो फिर वो शेड्सगर टाइप 1 होता है। अगर डिप्रेशन के साथ जो लेटरल फ्रेगमेंट सेपरेट होता है फिर वो टाइप 2 होता है। तो अगर ये जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है, ये प्लेटू का जो बाकी पार्ट बचा हुआ है उसका कोई डिप्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये टाइप 1 में आता है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें यही हुआ है कि ये जो पार्ट बाकी बचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा, इसमें कोई डिप्रेशन नहीं है और इसमें भी कोई खास डिप्रेशन नहीं है, जो उनके फ्रैक्चर फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है, तो ये 1 में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने इसमें शेड्सगर टाइप 1 दिया है और लाइपोहीमाथ्रोसिस दिया है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं दिया तो भी हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये डॉक्टर इशरत राजिया ने बिल्कुल सही लिखा है टाइप 1 शेड्सगर फ्रैक्चर। उसके बाद फिर डॉक्टर मुदस्सिर ने बिल्कुल सही लिखा है शेड्सगर टाइप 1 फ्रैक्चर। जैगम हुसैन ने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो वेरी गुड। और डिप्रेशन के साथ लिखा है। और डॉक्टर आमना ने भी ठीक लिखा है लेटरल टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। लेकिन इसमें आपने ये जरूर लिखना था कि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट इसका लेटरल का पार्ट लैदा हुआ है, डिप्रेशन नहीं है। अगर डिप्रेशन नहीं है, लेटरल का पार्ट लैदा है, तो शेड्सगर टाइप 1। अगर डिप्रेशन है और लेटरल का पार्ट लैदा हुआ है तो फिर शेड्सगर टाइप 2। अच्छा जी, उसके बाद फिर और कौन है? हाँ, ये है डॉक्टर शाजीना, इन्होंने शेड्सगर टाइप 1 लिखा, निदा कोमल ने टाइप 1 लिखा है, लेकिन डॉक्टर जिलोमायनो ने फ्रैक्चर टाइप 2 लिखा है शेड्सगर। लेकिन वही बात है कि इसमें आपने क्या फर्क था कि डिप्रेशन नहीं था। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर डिप्रेशन नहीं है तो फिर जो है ना आपने इसको टाइप 1 में डालना है, और अगर डिप्रेशन है तो उसको फिर आपने टाइप 2 में ले जाना है। अच्छा जी, अब अगला पेशेंट ये था आपका जो था 70 नंबर। और 70 नंबर में जो था वो आपका एग्रेसिव लीजन। बस आपने ये लिख देना एग्रेसिव लीजन है या बिना लीजन। अब एग्रेसिव लीजन था, इसको सारी बात है, इसमें आप क्या सकते थे। अब इसके वही बात है कि अगर आपने एग्रेसिव लीजन लिख दिया है तो डिस्टल टीबिया के अंदर ये सारे का सारा पड़ा है। इसका वो जोन ऑफ मार्जिन बहुत लंबा है। उसके बाद फिर इसके अंदर भी मुझे लगता है कि छोटा सा शायद फ्रैक्चर भी था, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और एक उसके साथ अनडिस्प्लेस एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था। तो दो ही फाइंडिंग्स में लिखनी थी कि एक एग्रेसिव लीजन था, नंबर 2 के अनडिस्प्लेस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली लीजन कोई भी हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता था। आप लोगों में पेजेंट्स डिजीज लिखने की बहुत टेंडेंसी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में पेजेंट डिजीज बहुत कम है, रेयरेस्ट है। ठीक है, आपको कभी नहीं नजर आया आज तक, मुझे अपनी प्रैक्टिस में कभी पेजेंट डिजीज नजर नहीं आया या मेरे से डायग्नोज नहीं होगा, लेकिन बहरहाल है बहुत कम। तो उस सूरत में मेरा अपना जो ख्याल होता है ना वो ये होता है कि पेजेंट्स को अनलेस के कोर्स ट्रेबिकुलेशन पैटर्न ना होना पेजेंट्स ना आए। और दूसरा ये कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर पेजेंट्स में बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अनलेस के कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ट्रॉमा ना हो तो उसमें लेस लाइकली है। तो आप इस तरह के पेशेंट को सिंपल सोचिए, सिंपल कि ये एक लीजन है और उसके बाद इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आ रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली वो है। अच्छा, और दूसरा एक और चीज जो मैंने देखी है, नोट की है, उसमें ये है कि ऑस्टियोमाइलिटिस में आप लोगों ने आज तक कितने फ्रैक्चर देखे हैं? आप लोगों ने, हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि पहले फ्रैक्चर हुआ है और वो उसको ट्रीट करने की कोशिश की गई और वो ऑस्टियोमाइलिटिस में चला गया। लेकिन अगर प्राइमरी ऑस्टियोमाइलिटिस है तो मेरे ख्याल है उसमें जो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है ये उसका कोई बहुत मतलब लाइकली फीचर नहीं होता। ठीक है जी, तो इसलिए आपने इसको भी याद रखना है। तो इसमें जिसने एग्रेसिव लीजन विद फ्रैक्चर लिख दिया है, एक मिनट है, मैं वो ये मुझे दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये सारा स्क्लेरोटिक मिटिक मिक्स लीजन है और उसके बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है, बाकी लॉट्स ऑफ जॉइंट स्पेस है। तो ये इसमें आपने अगर तो, और ये इसमें फिर मेरा मशवरा वही होता है कि एग्रेसिव लीजन का वर्ड यूज किया करें, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑस्टियोसार्कोमा ये लिखा करें जरूर, लेकिन पहला लाइन आपकी दो में से एक होनी चाहिए, बेनाइन लुकिंग लीजन, एग्रेसिव लुकिंग लीजन, चाहे वो आप डायग्नोसिस फाइनल लिखने लगे। अगर आपने ये लिख दिया है ना तो आप थोड़ा सा अपने लिए मार्जिन अर्न कर गए हैं। उसके बाद अगर आपने ऑस्टियोमाइलिटिस लिखा और ऑस्टियोसार्कोमा आ गया, कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखे ऑस्टियोमाइलिटिस है ना, तो फिर वो तो पेरेंट्स कोई भी दे सकता है ना। वो तो अगर जो ब्रूडिस एब्ससेस साइज की तो होती है वो बिल्कुल राउंडेड पड़ी होती है, बेनाइन लुकिंग भी नजर आ रही होती है, तो फिर आप उसको कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे या आप उनको कुछ बता नहीं सकेंगे कि आपने उसकी अपीयरेंस क्या ली थी।
ठीक है। एडामेंटिनोमा भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी लेस लाइकली या सिंपल जो है ना, मतलब ज़्यादा सोचा करें पैथोलॉजीज। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो अगला पेशेंट था वो आपका था, ले जी। अच्छा, डिस्प्लेस टिबिया फिबुलर स्पाइरल फ्रैक्चर था। और दूसरा इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें, इसके एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि ये इसमें आप इसकी स्वाइलिंग देख रहे हैं इसकी, यानी कि आप कई बार इतने फ्रैक्चर देख चुके हैं, अगर आपको फ्रैक्चर के साथ जो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, वो जो यानी कि सॉफ्ट टिश्यू की एडजेसेंट है, तो वो अगर बहुत ज्यादा है, जिस तरह इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आपको स्वॉलन नजर आ रही है लेग, यानी कि जो नॉर्मली ये होता है कि इतनी ज्यादा स्वेलिंग नहीं होती कि हीमाटोमा छोटा मोटा होता है, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी लेग स्वॉलन नजर आ रही है, तो आपने इसमें जो लिखना है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई अल्टर्ड सेंसेशंस आ रही हैं और स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो मुझे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए जो है वो इसको एवेल्युएट करना पड़ेगा। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि जब एडीमा इतना ज्यादा होता है कि वेसल्स को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उसकी ब्लड फ्लो को, तो वो उल्टा और काम खराब होता है, उसकी वजह से जो नर्व्स है उन पे भी कंप्रेशन आ जाता है, वेस्कुलर जो ब्लड फ्लो है वो भी इसमें आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने जहां तक जिन लोगों ने स्पाइरल फ्रैक्चर लिखा है और बाकी सारा कुछ लिखा है वो ठीक है, दैट्स फाइन, आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो असल डायग्नोसिस था वो इसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम का था, तो जिसमें आपने इसकी ये जो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग थी डेंस, और ये बाद में बाहर सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू डीमा देखेंगे, यहाँ से मसल है और इससे आगे ये सारे का सारा डीमा गया हुआ है, ये पूरी का पूरा डीमा भरा पड़े। तो इसमें आपने इसके अंदर इसमें वो जरूर लिखना था कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए। अगर नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं, आप इसको देख लें इस केस को, और ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का अगर आपको इतनी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग नजर आ रही है तो आप जरूर लिखा करें कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो 72 नंबर था, ये आप देख लें एक दफा। अच्छा जी, ये 72 था, इसमें तो आपका डिस्प्लेस्ड कम्युनिटेड पटेलर फ्रैक्चर था। और इसमें जो है रैपिड एस्टिलेट स्टार शेप फ्रैक्चर, यानी कि बस ये आपका पूरे का पूरा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे चला गया है, ये जो है आपका पटेला, यानी कि ऊपर वाला पार्ट ऊपर निकल गया, नीचे वाला नीचे निकल गया, और बाकी इतना सारा सॉफ्ट टिश्यू डीमा आ गया साथ। इसमें सिंपल पटेलर फ्रैक्चर था, ट्रांसफर पटेलर फ्रैक्चर जिसने लिखा है बिल्कुल सही है, ट्रांसफर कम्युनिटेड पटेलर फ्रैक्चर था इसका। बाकी ऑर्थोपेडिक रेफरल था, और उसी तरह ही आपने इसको आगे ले जाना था। तो ये आप लोगों को हौसला अफजाई के लिए केस दिया गया था। अच्छा जी, अब अगला पेशेंट आया। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पेशेंट कौन सा था, ये वाला। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ये एपी में, ये जो अगर आप इसमें देखें तो इस तरह कभी भी नजर नहीं आते, क्योंकि ये कभी भी इस तरह ओवरलैप नहीं कर रहे होते। अगर आपको एपी व्यू सिर्फ दिखाया जाए और ये ओवरलैप कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब, और जब सेंटर्ड हो, यानी कि बीम भी सेंटर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो है ये बेसिकली ये हो चुका हुआ है, ये पोस्टीरियरली जाके पीछे नीचे जा चुका हुआ है। और अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग थी कि इसमें जो है ना एंटीरियर जो है डिसलोकेशन, एंटीरियर टू डिसलोकेशन ऑफ द नी थी, और उसके अंदर जो एसोसिएटेड एवल्जन फ्रैक्चर था टिबियल एमिनेंस का, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एसीएल के थी और लाइपोहीमार्थ्रोसिस था। और इसके साथ फिर आपने जिन्होंने इसमें लिखा है कि इसमें फिर जो ये इस तरह की डिस्प्लेसमेंट्स होती है ना एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में, तो ये इसमें जो टिबियल आर्टरी, सॉरी, जो पॉप्लिटल आर्टरी होती है वो एट मतलब रिस्क होती है। तो अगर आपको इस तरह का एग्जाम में नजर आए, तो आपने इसमें याद रखना है कि ये जो है आपने इसमें उसकी जो वैल्यूएशन है वो जरूर कहनी है कि जी मैं इसमें जो पॉप्लिटल आर्टरी उसकी वो जो ट्रांजैक्शन है या उसकी इंजरी को रूल आउट करने के लिए मैं इसके पल्सेस या डॉपलर भी जरूर करूंगा। ठीक है, तो वो किसने लिखा, उसमें गो के उसकी ज्यादा एसोसिएशन पोस्टीरियर के साथ है, लेकिन स्टिल आपने इसमें भी जो इंटीरियर डिसलोकेशन है इसमें भी उसको मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो उसमें भी आपकी जो है नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको। और दूसरा ऑब्वियसली इसके अंदर चूंकि वो इसकी ये टीबीएल इसकी ये यहाँ पे छोटा सा फ्रेगमेंट भी टूटा पड़ा था, जो कि इंटर टीबीएल इंटरकंडाइल एमिनेंस है, जहाँ पे एसीएल की अटैचमेंट होती है, तो ये एसीएल की वल्जन इंजरी भी हुई थी, ठीक है। और बाकी ये इंटीरियर जॉइंट डिसलोकेशन था, क्योंकि इसकी इस रेफरेंस से दी गई थी, और बाकी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये इंटीरियरली डिसलोकेट कर गया हुआ है जो टीबिया फिबुला है, ठीक है। और इसमें आपने पास फीमर पोस्टीरियर होती है, लेकिन जो इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन है, जॉइंट की एंटीरियर डिसलोकेशन है, यहाँ होना चाहिए था ना जॉइंट, तो ये एंटीरियर याद रखें इसको कि ना आपकी पोस्टीरियर फेमोरल डिसलोकेशन है नहीं है, इसको आप कहेंगे, इसको एंटीरियर नी जॉइंट डिसलोकेशन का वर्ड यूज करेंगे अगर टीबी आगे चली गई है,
तो आपने इसके एंटीरियर नी जॉइंट डिसलोकेशन का वर्ड यूज करना है, ठीक है। इसमें जो जॉइंट का ये वाला पार्ट है डिस्टल, वो आगे जा चुका हुआ है, तो इसलिए इसमें पोस्टीरियर फेमोरल सबलक्सेशन या पोस्टीरियर फेमोरल डिसलोकेशन की बजाय एंटीरियर नी डिसलोकेशन आपने जरूर लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इसको इसको इसी तरह ही की में भी लिखा गया है, और सबलक्सेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी पीछे आई पड़ी है, इसका तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रह गया। इसमें आप इसको डिसलोकेशन में डालेंगे, ठीक है। और सबलक्सेशन होता है कि यहाँ तक आया होता और बाकी कांटेक्ट कुछ ना कुछ होता है। इसमें तो सारे के सारे देखें, यहाँ ये जो इसे कॉन्डाइल है वो उसके साथ टच ही नहीं कर रहे, तो इसलिए बिल्कुल सेपरेट है। अगर कोई इसे टच कर रहे होते तो फिर जरूर होता, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर नी जॉइंट डिसलोकेशन विद लाइपोहीमार्थ्रोसिस एंड वर्जन ऑफ ACL, जिसकी वजह से, जिसकी रीजन ये थी कि इंटीरियर इंटरकॉन्डाइल एमिनेंस के अंदर बोनी फ्रेगमेंट था। तो अब इसमें एंटीरियर टिबियल सबलक्सेशन नहीं है, एंटीरियर टिबियल डिसलोकेशन है, ठीक है जी। और फिर पोस्टीरियर फेमोरल सबलक्सेशन नहीं। अच्छा, और ACL इंजरी बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो वर्ड था ना जो हमने देखना होता है वो थी वल्जर इंजरी ऑफ ACL। तो इसमें आपने वल्जर इंजरी ऑफ ACL तो किसी ने भी नहीं लिखा, यानी कि फ्रेगमेंट जो है वो ब्रोकन है और वो ऊपर उठा हुआ है। चलिए खैर ठीक है, अब बहरहाल ठीक है। और बाकी सारी बात है कि उस पर आपने पोप्लेटल आर्टरी पे भी जरूर कमेंट करना था इसके अंदर। बस इसको सिंपल याद रखें, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी जॉइंट, ये नी वो आगे फीमर पीछे है, बस उसका वर्ड याद रखें, एंटीरियर नी जॉइंट डिसलोकेशन। एक ही में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक आपका अगला केस था 74, और ये तो आप लोगों का वो है जो कि क्या कहते हैं, पेट किस्म का आप लोगों का केस है, कि जिसमें जो है ना आपके पास आपने ये बताना था कि जी मल्टीपल जो है वो ऐसे क्या कहते हैं, वो लीजन्स हैं जो कि अवे फ्रॉम जॉइंट जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल बेटा दो एक्सेस। मिनट रहते हैं, 24 केस कर रहे हैं, 25 तक है। एक मिनट, आवाज को काइंडली माइक नहीं ऑन करना, कुछ सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा सॉरी, अब बंद हो गई है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है ना आपने ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें वो आपके ऑस्टियोकोंड्रोमास और एक्सोस्टोसिस, ये सारे के सारे वो थे इसमें। और इसमें जो चीज़ आप लोगों ने लिखनी थी वो क्या थी, कि जो है इसमें कोई भी हमें मेलिग्नेंट डीजनरेशन अगर तो नज़र आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं थी इसमें। अब लिखना है कि करंटली कोई मेलिग्नेंट डीजनरेशन नहीं है, लेकिन पेशेंट की अगर कोई रीसेंट हिस्ट्री है पेन की या वैसी चीज़ है, तो फिर इसको हम MRI करके उसकी कार्टिलेजिनस की मेजरमेंट्स करेंगे। और जो अगर ये स्केलेटल मैच्योर हो चुका हुआ है, जिस तरह के इसमें ज्यादा लाइकली है, लेकिन थोड़ा सा बस ग्रोथ प्लेट्स कहीं कहीं नजर आ रही हैं, तो उसमें आपके पास फिर ये ऑप्शन थी कि जी जैसे स्केलेटल मैच्योर होगा तो उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ रुक जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर आपने अगला देखें, हाँ लास्ट है जी 75, जो कि आपका था कि इसमें जो है ये तो टिपिकल जो है आपका ब्रेड बटर केस है। और इसमें क्या था कि यहाँ पे इस जगह पे जो कि एक टिपिकल लोकेशन है उसकी ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस के लिए, ये देखिए यहाँ पे ये गायब हुआ था, और उसके अंदर जो इसका लूज बॉडी थी वो शायद यहाँ आई हुई थी, ये देख लेते हैं कहाँ पे थी। हाँ ये पड़ी लूज बॉडी, ये पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये था कि ये बेसिकली ऑस्टियोकॉन्ड्राइल डिफेक्ट था और साथ उसके अंदर लूज बॉडी थी। और यहाँ पे भी हाँ ये नजर आ रही है आपको पड़ी हुई बड़ी अच्छी। तो इसका मतलब ये था कि ये जो है यहाँ से ऑस्टियोकॉन्ड्राइल डिफेक्ट विद जो है ये लूज बॉडी थी, जॉइंट में पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस का केस था। तो इसमें जो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस विद जो जो असल चीज थी इसमें वो ये था कि जिसने ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस लिख दी है बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इसमें आपने वो डिफेक्ट को बताना था, और उसके बाद फिर आपने लूज लूज बॉडी पे जरूर कमेंट किया करें। और ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि ये लूज बॉडी अब निकल पड़ी है ना बाहर, अब क्या करेगी, ये मूवमेंट के साथ कभी इधर जाएगी, कभी ये कार्टिलेज को रगड़ेगी, कभी ACL के अंदर जाके फंसेगी, तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करती रहेगी। तो इसलिए जब भी आप ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस के केस देखें जरूर कमेंट करें कि जो इसमें आपका लूज बॉडी है क्या नजर आ रही है या नहीं, अगर आ रही है तो उसको कमेंट करेंगे वो किस जगह पर पड़ी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि किसने
इसको ऑस्टियोकोंड्राइटिस डेसिकस तो लिखा है, ठीक है। ऑस्टियोकोंड्राइटिस डेसिकेंस सीकॉन नहीं है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली लूज बॉडी तो किसी ने भी पिक नहीं की, तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर, ऑस्टियोकोंड्राइटिस डेसिकेंस के पेशेंट के अंदर आपने लूज बॉडी को और खासतौर पर डिफेक्ट नजर आ रहा हो तो उसमें आपको ये जरूर नजर आनी चाहिए। लूज बॉडी में भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट है। ये देखें जी, एक मिनट, यहाँ पे है जी ये लूज बॉडी पड़ी हुई, ये देखिए, ये पूरी की पूरी टूट के ना एक पीस से ज्यादा पड़ा हुआ साथ। तो इसके अंदर जो है ना वो आपका, ठीक है जी, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड केस है ना, उसमें एक तो कोशिश किया करें कि आप लोगों को हम ना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, उसके बाद उसमें आ जाएगा। दूसरा ये होता है कि इसकी वीडियोस जो है ना मैं अपलोड कर रहा हूँ सारे की, जितने भाई मैं वाइव सेशंस करवाए हैं ना, तो आज तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये, लेकिन कोशिश किया करें कि ये आप उसके साथ ही देख लिया करें। और दूसरा ये कि अगर इसकी आप लोगों से नहीं देखी गई तो कोई इशू नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको जितने भी हमारे सेशंस हैं इनकी मेजोरिटी की मिल जाएंगी, और आप उसके बाद उसमें जो है वो फिर इसको देख सकते हैं। पहला केस ये था, और दूसरा केस मेरे ख्याल से ये था। तो ये दो केसेस थे पहले वाले, ठीक है जी। तो हम अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल आप लोग रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, और कल आपको जो नया आपका है क्या कहते हैं टॉक्स, वो इंशाल्लाह हम अवेलेबल करके मैसेज कर देंगे, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं, जिससे वो अवेलेबल हो जाएगा। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि परसों यानी कि ऑन थर्सडे तो हम उसके अंदर करने थे, ठीक है। ये प्रोसेसेस के जो कमेंट्स है ना वो आपने अब उसमें सुन लेने हैं लेक्चर में ना, क्योंकि ये हमने सब बता दी थी साथ साथ सारा कुछ। तो उसमें फिर अब आप जो जब इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा ना तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसमें सारा कुछ ना जो हमने डिस्कस किया था वो सारा इसमें अवेलेबल होगा। अच्छा, उसमें ये अब आप लोगों ने याद रखना है जी, कल का दिन कोई लेक्चर नहीं है, परसों फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। और परसों उम्मीद है कि जीआई के केसेस होंगे आपके पास, ठीक है। और वो मैं आपको जैसे ही इसमें पोस्ट करता हूँ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको भी इसी तरह आप लोग सारे अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम उसमें इंशाल्लाह सारी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ जो है मुलाकात होती है। जी टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा, 9:45 या 9:30, और उस पर डिपेंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।